भारतीय जनता पार्टी कल अपना स्थापना दिवस मनाएगी। इस अवसर पर सामाजिक न्याय पखवाड़ा मनाया जाएगा। प्रदेश के निजी स्कूलों में मनमानी फीस पर रोक लगाने के लिए राज्य शासन ने कलेक्टरों को दिए निर्देश। देश में अब तक 184 करोड़ 87 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। और अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय बिलासपुर में राष्ट्र, राष्ट्रीयता और युवा विषय पर व्याख्यान तथा विचार संगोष्ठी का आयोजन किया गया। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं शीतला शुक्ला। समाचार विस्तार से। भारतीय जनता पार्टी कल अपना स्थापना दिवस मनाएगी। इस अवसर पर सामाजिक न्याय पखवाड़ा मनाया जाएगा। इस महीने की 7 से 20 तारीख तक आयोजित पखवाड़े के दौरान पार्टी कार्यकर्ता बूथ, प्रखंड और जिला स्तर पर केंद्र सरकार की कल्याणकारी योजनाओं के बारे में आम लोगों को जानकारी देंगे। आज नई दिल्ली में भाजपा संसदीय दल की बैठक के बाद संवाददाताओं से बातचीत में पार्टी के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि इस दौरान प्रतिदिन आयुष्मान भारत, प्रधानमंत्री आवास योजना और हर घर जल सहित सरकारी योजनाओं पर आधारित कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल पार्टी के स्थापना दिवस पर भाजपा कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। पखवाड़ा ऐसे नाम दिया गया है। 7 तारीख से 20 तारीख तक फ्रॉम 7 to 20th इस पखवाड़ा चल रहा है और इसमें पूरे 15 दिन के लिए फॉर ऑल 15 days देयर विल बी वन और अदर प्रोग्राम। एंड इस प्रोग्राम में एक दिन हम तालाब स्वच्छता का एक कार्यक्रम ले रहे हैं, आंगनवाड़ी जा रहे हैं, ऐसे बहुत कार्यक्रम है। और सभी हमारे एमपीज को माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक आह्वान किया है, उन्होंने प्रेरणा दी है कि 15 दिवस के आज़ादी के अमृत महोत्सव के इस पर्व पर सभी आप अपने क्षेत्र में सेवा में लगाइए, सेवा के कार्य में लगाइए, ऐसे उन्होंने आह्वान की है। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पार्टी की स्थापना दिवस मनाने की तैयारियों का जायजा लेने के लिए कल पार्टी महासचिवों की बैठक ली थी। राज्यपाल अनुसुईया उइके चंडीगढ़ में पंजाब विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित डॉक्टर हरवंश सिंह जज दंत चिकित्सा संस्थान में बीडीएस के प्रथम वर्ष में प्रवेश कर रहे विद्यार्थियों के व्हाइट कोट सेरेमनी में शामिल हुईं। राज्यपाल सहित अन्य अतिथियों ने दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम की विधिवत शुरुआत की। इस अवसर पर राज्यपाल ने संस्थान में प्रवेश कर रहे विद्यार्थियों को व्हाइट कोट प्रदान किया और उन्हें चिकित्सा के क्षेत्र में बेहतर ढंग से अध्ययन कर मानवता की सेवा के लिए कार्य करने को कहा। राज्यपाल ने व्हाइट कोट सेरेमनी को संबोधित करते हुए कहा कि चिकित्सा संस्थान के विद्यार्थियों के लिए व्हाइट कोट सेरेमनी एक स्वर्णिम अवसर है, जिससे संस्थान में प्रवेश ले रहे विद्यार्थियों को अपने प्राध्यापकों और संस्थान के बारे में जानकारी मिलती है। राज्यपाल ने कहा कि किसी भी शैक्षणिक संस्थान के लिए 2 समय अत्यंत महत्वपूर्ण होते हैं। एक वह समय जब विद्यार्थी अपने सपनों को पूरा करने के लिए संस्थान में प्रवेश लेते हैं और दूसरा अध्ययन उपरांत अर्जित शिक्षा के व्यवहारिक उपयोग के लिए संस्थान से विदा लेते हैं। जिस परिसर में युवा अपने सपनों को गढ़ते हैं, वहां उनका स्वागत होना ही चाहिए। ये स्वागत समारोह निश्चित ही विद्यार्थियों का आत्मविश्वास बढ़ाएगा और उनका उत्साहवर्धन करेगा। छत्तीसगढ़ में संचालित किए जा रहे निजी स्कूलों द्वारा ली जा रही मनमानी फीस पर रोक लगाने के लिए राज्य शासन ने सभी कलेक्टरों को जिला स्तरीय फीस विनियमन समितियों का गठन करने और छत्तीसगढ़ अशासकीय विद्यालय फीस विनियमन अधिनियम 2020 के प्रावधानों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। स्कूल शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव स्कूल शिक्षा डॉक्टर आलोक शुक्ला ने कलेक्टरों से कहा है कि वे अपने जिले के सभी निजी स्कूलों के फीस के संबंध में जानकारी प्राप्त करके अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत आवश्यक कार्यवाही करें, जिससे निजी विद्यालयों द्वारा अनियंत्रित तरीके से फीस न बढ़ाई जाए और पालकों को कठिनाई का सामना न करना पड़े।
प्रमुख सचिव ने कलेक्टरों को जारी पत्र में कहा कि शिकायत मिली है कि अशासकीय विद्यालयों द्वारा अधिनियम के प्रावधानों का पालन किए बिना अपनी फीस में असाधारण रूप से वृद्धि की गई है, जिसके कारण पालकों को कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। निजी स्कूलों द्वारा अनियंत्रित तरीके से बढ़ाई गई फीस को विनियमित करने के लिए कलेक्टरों को अधिनियम में पर्याप्त अधिकार प्राप्त हैं। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत देश में अब तक 184 करोड़ 87 लाख से अधिक कोविड टीके लगाए जा चुके हैं। इधर छत्तीसगढ़ में भी कोरोना से बचाव के लिए टीकाकरण अभियान जोर शोर से जारी है। प्रदेश में अब तक 3 करोड़ 94 लाख 65 हजार से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए गए हैं। इनमें 2 करोड़ 13 लाख 87 हजार से अधिक लोगों को टीके की पहली खुराक और 1 करोड़ 76 लाख 37 हजार से अधिक लोगों को टीके की दोनों खुराकें दी जा चुकी हैं। वहीं 4 लाख 40 हजार 754 लोगों को एहतियाती खुराक दी गई है। इस बीच प्रदेश में कोरोना संक्रमण की दर में लगातार कमी आ रही है। प्रदेश की पॉजिटिविटी दर घटकर 0.17% पर आ गई है। प्रदेश में कल 13 व्यक्ति कोरोना संक्रमित पाए गए। वर्तमान में 88 मरीजों का इलाज विभिन्न अस्पतालों या होम आइसोलेशन में चल रहा है। वहीं देश में कोरोना से स्वस्थ होने की दर 98.76% है। अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय बिलासपुर में राष्ट्र, राष्ट्रीयता और युवा विषय पर विशिष्ट व्याख्यान तथा विचार संगोष्ठी का आयोजन किया गया। स्वामी अभिषेक ब्रह्मचारी ने व्याख्यान का उद्घाटन किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि भारत के नागरिकों और महापुरुषों ने समय समय पर जाति, धर्म, संप्रदाय और क्षेत्रीयता से ऊपर उठकर राष्ट्र के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया है। विश्वविद्यालय के कुलपति आचार्य डॉक्टर अरुण दिवाकर नाथ वाजपेयी ने आध्यात्म और जीवन मूल्यों का राष्ट्रवाद में महत्व विषय पर अपने विचार व्यक्त किए। उन्होंने कहा कि भारत एक था, एक है और एक रहेगा। उन्होंने युवाओं से भारत को पुनः विश्व गुरु की पहचान दिलाने के लिए संकल्प लेने का आह्वान भी किया। एक था, एक है और एक रहेगा, ये भावना जो है हमारे अंदर आनी चाहिए। बहुत सारी शक्तियां काम कर रही हैं इस भावना को तोड़ने के लिए, तो उन शक्तियों के विरुद्ध हमारी युवा शक्ति इकट्ठी हो और भारतवर्ष जो इसकी पहचान पहले थी एक विश्वगुरु के रूप में, वो विश्वगुरु की पहचान पुनः हम स्थापित करें। इससे हम सब लोग दृढ़ संकल्पित हैं। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि और युवा चेतना के राष्ट्रीय संयोजक रोहित कुमार सिंह ने भी युवाओं से भारत के गौरव और प्रतिष्ठा को पुनः स्थापित कर भारत को सोने की चिड़िया और विश्वगुरु बनाने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि इसके लिए देश के युवाओं को बढ़ चढ़कर काम करने की आवश्यकता है। एक भारतवासी को, प्रत्येक नौजवान को बढ़ चढ़कर काम करने की आवश्यकता है। भारत को पूरी दुनिया के सामने एक नजीर के रूप में पेश करने के लिए आम आवाम को, किसान को, मजदूर को, नौजवान को, गरीब को, अमीर को देश के प्रति अपने भाव को प्राथमिकता के साथ भगवान राम के शासन को मानक मानते हुए गांधी के अहिंसा की पूंजी के साथ आगे बढ़ना होगा और भारत की राष्ट्रीयता के डंका को अमेरिका, इंग्लैंड, जापान और चाइना तक बजाना होगा। इसी भाव के साथ आज इस व्याख्यान में गहन विषयों पर चिंतन और मंथन हुआ है और मुझे इस बात की अपेक्षा है कि आने वाले समय में भारत माता के खोए हुए वैभव को प्रत्येक भारतवासी के श्रम के बल पर हम स्थापित करने में सफल होंगे। कार्यक्रम में विश्वविद्यालय के कुलसचिव डॉक्टर सुधीर शर्मा, विश्वविद्यालय व्याख्यानमाला प्रकोष्ठ के संयोजक धर्मेंद्र कश्यप, सदस्य डॉक्टर रश्मि गुप्ता सहित अन्य गणमान्य नागरिक, प्राध्यापक और विद्यार्थी मौजूद थे। प्रदेश भर में इन दिनों मां दुर्गा की आराधना का पर्व चैत्र नवरात्र श्रद्धा और भक्ति के साथ मनाया जा रहा है। वहीं कोरोना महामारी के 2 साल बाद देवी मंदिरों और धार्मिक स्थलों में बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। देवी मंदिरों को आकर्षक ढंग से सजाया गया है। प्रदेश भर में नवरात्र पर्व का आज चौथा दिन है। आज देवी मंदिरों में मां कुष्मांडा देवी की पूजा अर्चना और आरती की जा रही है। धमतरी जिले में कोरोना काल के दौरान मंदिरों में काफी सूनापन रहा, लेकिन अब कोरोना संक्रमण की दर में कमी आने के बाद बड़ी संख्या में लोग मंदिर पहुंच रहे हैं। धमतरी स्थित बिलाई माता मंदिर, गायत्री मंदिर, बमलेश्वरी मंदिर और गंगरेल स्थित अंगार मोती मंदिर में श्रद्धालुओं की भीड़ देखी जा रही है। श्रद्धालुओं का कहना है कि मंदिरों या सार्वजनिक स्थलों पर वे अभी भी कोरोना से बचाव के लिए दिशा निर्देशों का पालन कर रहे हैं। जो कोरोना काल से पिछले साल से जो यहाँ जो बंद था लॉकडाउन में,
तो उसका हम लोग पिछले साल भी यानी कि लॉकडाउन का पालन किए थे और अभी भी लॉकडाउन का पालन कर रहे हैं। सैनिटाइजर का भी काम कर रहे हैं। यहाँ दूर दराज से आ रहे हैं, उनको सैनिटाइजर का हाथ धोना, मास्क पहनना है, ऐसे बता रहे हैं हम लोग ट्रस्ट वाले लोग सदस्य हैं। अभी भीड़ तो होगा इस साल, पिछले कुंवार में तो नहीं था। 2 साल से नवरात्र भी अच्छा से नहीं मनाए हुए से, क्योंकि कोरोना काल था। इस समय कुंवार से थोड़ा अच्छा है और सभी कोरोना काल के समय मास्क का, सैनिटाइजर का उपयोग कर रहे हैं और हम लोग दूरी बना के सबको लाइन से 2-3 ऐसा कर करके उसको अंदर बुलाते हैं, उसके बाद फिर उसको छोड़ने के बाद फिर बुलाते हैं सर। वहीं गरियाबंद और धमतरी जिले की सीमा पर स्थित निरई माता का दरबार साल में केवल एक दिन चैत्र नवरात्र के प्रथम दिन ही कुछ घंटों के लिए खुलता है। ऐसे में जब बीते 2 सालों से कोरोना संक्रमण के चलते ये मंदिर पूरी तरह बंद रखा गया था, लेकिन इस बार माता के मंदिर में दर्शन के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे। श्रद्धालुओं का कहना है कि पिछले 2 साल से मंदिर बंद होने के कारण वे माता के दर्शन नहीं कर पाए थे, लेकिन इस बार वे दर्शन के लिए यहाँ आए हैं। निरई माता का दर्शन करने के लिए यहाँ करीब 3 वर्षों से आ रहा हूँ। मुझे केवल दर्शन, माता का दर्शन चाहिए। यहाँ लाखों की संख्या में लोग आते हैं और अपना मनोकामना पूर्ण करते हैं। कई तो ऐसे घूमने के लिए ही आते हैं, माता की दर्शन की अभिलाषा से आते हैं। यहाँ निरई माता मंदिर में दर्शनार्थियों का पूरा होती है, ये जानकारी में प्राप्त हुई मुझे और मैं भी अपने मन इच्छा लेकर के आता हूँ और मैं कोई मन्नत लेकर के नहीं आती हूँ। यहाँ पूरी तरह से निषिद्ध वर्जित मना है और यहाँ सब दर्शन करने के लिए आते हैं, वो लोग सब अपने मन्नतें पूरे करके जाते हैं। उल्लेखनीय है कि जिला मुख्यालय गरियाबंद से सिर्फ 7 किलोमीटर दूर स्थित निरई माता के दर्शन के लिए दूर दूर से लोग आते हैं। ये मंदिर मोहरा पंचायत के घने जंगलों के बीच स्थित है। आज़ादी के लिए भारत का संघर्ष आधुनिक विश्व के महानतम संघर्षों में से एक है। दूरदर्शन समाचार इतिहास की धारा बदलने वालों की झलक रोजाना आपके लिए लेकर आ रहा है। आज की इस कड़ी में हम बात कर रहे हैं स्वतंत्रता सेनानी और न्याय के लिए समर्पित रहे बाबू जगजीवन राम के बारे में। आज की कड़ी में हम याद कर रहे हैं स्वतंत्रता सेनानी और सामाजिक न्याय के लिए समर्पित रहे बाबू जगजीवन राम को, जिनका जन्म 1908 में 5 अप्रैल को बिहार के भोजपुर में हुआ था। उन्होंने कलकत्ता में अखिल भारतीय रविदास महासभा की स्थापना की और तथाकथित वंचित वर्ग को स्वतंत्रता संग्राम से जोड़ने के लिए अखिल भारतीय वंचित वर्ग लीग की शुरुआत की। बाबू जगजीवन राम ने स्वतंत्रता संग्राम में बहुत ही सक्रिय भूमिका निभाई। वर्ष 1936 में 28 साल की उम्र में ही वो बिहार विधान परिषद के मनोनीत सदस्य के रूप में विधायक बन गए। सन 1937 में जब कांग्रेस की सरकार बनी, जगजीवन राम शिक्षा और विकास मंत्रालय में संसदीय सचिव नियुक्त किए गए। हालांकि 1938 में पूरे मंत्रिमंडल के साथ उन्होंने त्याग पत्र दे दिया। गांधी जी से प्रेरित जगजीवन राम ने 10 दिसंबर 1940 को गिरफ्तारी दी। रिहाई के बाद वे पूरी तरह सविनय अवज्ञा आंदोलन से जुड़ गए। भारत छोड़ो आंदोलन में सक्रिय भागीदारी के लिए 19 अगस्त 1942 को उन्हें फिर गिरफ्तार कर लिया गया। सन 1946 में रिहा होने के बाद वो अंतरिम सरकार में सबसे कम उम्र के मंत्री बने। भारत की संविधान सभा के सदस्य के तौर पर उन्होंने संविधान में सामाजिक न्याय की प्रतिष्ठापना सुनिश्चित की। जगजीवन राम अगले 30 वर्ष तक विभिन्न विभागों के मंत्री के रूप में देश की सेवा करते रहे। 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध के समय वो देश के रक्षा मंत्री थे। इस युद्ध से ही बांग्लादेश का उदय हुआ। केंद्रीय कृषि मंत्री के रूप में उनके 2 कार्यकाल भारत में हरित क्रांति और कृषि के आधुनिकीकरण के लिए अब भी याद किए जाते हैं। इस महान राष्ट्रवादी नेता को हमारा शत शत नमन। और इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन ही समाप्त हुआ। नमस्कार।